5 अगस्त 2024 और बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को उनके ही देश से निकाल दिया जाता है। कैसे छात्रों का एक छोटा सा प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप ले लेता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपना पद त्यागना पड़ जाता है। और बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं जो हमें आगे की चीज़ें समझने में मदद करेगा। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था और इसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी सत्ता वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथों में ही थी। सन 1970 में शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जो आवामी लीग को लीड कर रहे होते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं और सत्ता ईस्ट पाकिस्तान के हाथों में आ जाती है। और यह बात वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं होती है और भयानक कत्लेआम शुरू होता है ईस्ट पाकिस्तान में। और इस कत्लेआम का परिणाम ये होता है कि बांग्लादेश में एक बार इंडिपेंडेंस की फिर से लड़ाई होती है कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनेगा और इसमें इनकी मदद करती है इंडियन आर्मी और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन जाता है। बांग्लादेश को स्वायत्तता मिलने के बाद सन 1971 में शेख मुजीबुर रहमान देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके बाद सन 1975 में उनकी तख्ता पलट में हत्या कर दी जाती है। इस तख्ता पलट में शेख हसीना की लगभग पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, किंतु इस समय शेख हसीना बाहर थी इसलिए वह बच जाती हैं। कुछ वर्षों तक बाहर रहने के बाद वह 1981 में देश में आती हैं और पहला इलेक्शन 1996 में जीतती हैं और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं। और यहाँ से शुरू होता है शेख हसीना जी का कार्यकाल। वीडियो में बढ़ते बढ़ते हम बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को भी जानते हुए चलते हैं। बांग्लादेश के इस इंडिपेंडेंस वार में जो लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए लड़े होते हैं, बांग्लादेश की गवर्नमेंट उन्हें 30% का कोटा देती है गवर्नमेंट जॉब में से, और यह कोटा बाद में इनके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। बांग्लादेश अपने देश में 10% का कोटा वहाँ की वुमेन्स को देता है और 10% कोटा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं बांग्लादेश उनको प्रोवाइड करते हैं। 5% आरक्षण वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दिया जाता है और 1% आरक्षण दिया गया है उन लोगों को जो डिसेबल हैं। और इस प्रकार बांग्लादेश में कुल आरक्षण हो जाता है 56% और बाकी बची 44 सीटों पर होता है कंपटीशन। चूँकि बांग्लादेश में बेरोजगारी बहुत अधिक होने के कारण और 56% यानी आधे से अधिक सीटों पर सिर्फ आरक्षण होने के कारण स्टूडेंट्स कर देते हैं प्रोटेस्ट ताकि मेरिट के हिसाब से भर्तियां हों। और इस पर शेख हसीना जी बहुत ही सख्त एक्शन लेते हैं और कुछ लोगों की जान चली जाती है। हालांकि शेख हसीना जी लगातार चौथा टर्म जीत चुकी थी इस बार जनवरी में ही, किंतु इस चौथे टर्म की जीत पर अपोजिशंस ने उनके ऊपर ऑटोक्रेसी के एलिगेशंस लगाए थे और चुनाव निष्पक्ष न कराने का दोष लगाया गया था। इसलिए वहाँ की जनता उनसे पहले से ही नाखुश थी और इस बार स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी सख्ती करे जाने से ये स्टूडेंट्स और भड़क जाते हैं। Forced to relinquish power. Her departure followed weeks of massive street protests and escalating unrest. The Citizens' Revolution, as it was dubbed, signaled a dramatic fall from grace for the woman known as Bangladesh's Iron Lady. शेख हसीना इन स्टूडेंट्स को एक रजाकर्स नामक वर्ड से संबोधित कर देती हैं जो कि एक बहुत ही डेरोगेटिव वर्ड था। रजाकर्स का मतलब उन लोगों से होता है जिन्होंने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था, उनके ही सन्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को हम रजाकर्स बोलते हैं। इसलिए ये छात्र और भड़क जाते हैं और देखते ही देखते बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का यह प्रोटेस्ट एक बहुत व्यापक रूप ले लेता है जो कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के प्रति असंतोष को प्रतिबिंबित करता है। तत्पश्चात उन्हें देश से निकाल दिया जाता है और बांग्लादेशी पीएम भारत में शरण लेती हैं। बांग्लादेशी पीएम का भारत में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था ताकि वह ब्रिटिश जाके असाइलम ले सकें। लेकिन ये तो कहानी खत्म होती है शेख हसीना जी के कार्यकाल की, लेकिन बांग्लादेश में इस पॉलिटिकल अनरेस्ट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। बांग्लादेश की इस पॉलिटिकल अनरेस्ट में हमने एक बहुत ही विश्वसनीय साथी खो दिया क्योंकि शेख हसीना चाइना और इंडिया दोनों के साथ मिलकर चलने के काबिल थी, बट हम नहीं जानते कि जो अगला शासक आएगा बांग्लादेश में वो इस काबिल होगा कि वो चाइना की पॉलिसीज से मैनिपुलेट ना हो। शेख हसीना को भारत में शरण देने से हमें दो तरीके से नुकसान हो सकता है। पहले तो हमें वेस्टर्न का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही शेख हसीना के शासनकाल से खुश नहीं थे, और दूसरा ऐसा करने से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट उत्पन्न होने का डर है क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 4096 किलोमीटर। इसलिए बांग्लादेश से शरणार्थियों के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। चाइना बांग्लादेश की इस सिचुएशन का लाभ उठाना चाहेगा और उन्हें ल्यूक्रेटिव ऑफर देगा। भारत को डेमोक्रेटिक तरीके से इन चीज़ों से बांग्लादेश को बचाना होगा।
तो इस प्रकार बांग्लादेश के इस पॉलिटिकल अनरेस्ट पर भारत को बहुत ही सूझबूझ और डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकालना होगा। जय हिंद।